हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी औद्योगिकरण का युग। ठीक है, और हम करने वाले इसका पार्ट 4 यानी फर्स्ट टू थर्ड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि देखो, मेन मोटिव ये है चैप्टर को अच्छे से करना। अभी है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया ना, पार्ट 3 से होगा वो क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया तभी आप ये पार्ट जो है कंटिन्यू करना, नहीं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट पहले जाकर दोबारा देख कर आना। क्योंकि मेन मोटिव यही है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हमारे। उसके लिए हर एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये चैप्टर जैसे ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो सबसे पहले इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। डोंट वरी, उसकी वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा। कर दी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसी के अंदर से आएगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये बात। ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको पता है ना कि ब्रिटिशर ने हमारे भारत के जो बुनकर थे ना, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया था। एक बंदे को जॉब दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने। उस बंदे की जॉब जो थी, उसका क्या नाम था? जैसे उसका मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ। उसका नाम जो है जी से स्टार्ट होता था, या मैं कहूँ ग से। ठीक है, तो आप मेरे को बताना उसका क्या नाम था, जो बुनकरों को कंट्रोल करता था, लोन वगैरह के लिए पैसे वगैरह देता था उनको। ठीक है, और उनसे ये बोलता था कि आप किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते, हमारे मेरे साथ, मतलब सिर्फ मेरे को छोड़कर किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। वो कौन पर्सन था? ठीक है, आप है ना अपना आंसर नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और जिसका आंसर सबसे पहले आया उसके आंसर को मैं पिन भी करूंगा, ताकि बाकी बच्चों का आंसर क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलो अपना जो पार्ट है वो शुरू कर देते हैं, लास्ट पार्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी फैक्ट्रियों का आना। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस वाले पार्ट में हमें ना इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इंडिया के अंदर फैक्ट्री जो है, वो इंडियन जो बिजनेसमैन है उन्होंने फैक्ट्रियाँ कब लगाना शुरू किया, उनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे कहाँ कहाँ से आए, और जो फैक्ट्रियाँ थी, जो मिलें वगैरह थी ना, उसके अंदर जो काम करते थे ना, वो वर्कर कहाँ कहाँ से आते थे। बहुत दूर दूर से आते थे, आसपास के गाँव वगैरह से आते थे। उसके बारे में हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बॉम्बे के अंदर है ना, जो पहली सूती मिल यानी सूती कपड़ा मिल जो लगाई गई थी, वो 1854 में लगाई गई थी, और ये अंग्रेजों ने लगाई थी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, ये अंग्रेजों ने लगाई थी। और बंगाल के अंदर भी जो पहली जूट मिल थी, जूट आपको पता है ना, पटसन, पटसन बोला जाता है जूट को। ठीक है, तो जो पटसन है उसकी जो फैक्ट्री थी वो लगाई गई थी 1855 के अंदर। ठीक है, और उत्तर भारत के अंदर एक एल्गिन, एल्गिन मील थी। ठीक है, मील की ऐसे कर लेना मात्रा। ठीक है, वैसे डोंट वरी, मैं इसको सही कर दूंगा जब मैं नोट्स वगैरह वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। बट आगे आ जाते हैं कि भारत में जो एल्गिन मिल थी ना, 1860 के दशक में उसने कानपुर के अंदर उसने अपना उत्पादन शुरू कर दिया था। और ऐसे ही 1874 के अंदर मद्रास में जो पहली कताई और बुनाई की मिल थी ना, उसने भी अपना उत्पादन शुरू कर दिया था। क्वेश्चन ये आ रहा है कि नए नए उद्योग की स्थापना हो रही थी, तो नए नए उद्योग की स्थापना कौन कर रहा था, किसने करी, उनके पास पैसे कहाँ से आए, पूंजी कहाँ से आई उनके पास? पैसे पूंजी एक ही बात होती है। तो फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उद्योग को स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आए, और मिलों के अंदर कौन काम करने आया था? ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आए। तो ये टॉपिक है हमारा प्रारंभिक उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटरप्रेन्योर, जो बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इंडियन इंडियन उद्यमी यानी इंडियन जो हमारे बिजनेसमैन थे उसकी बात करने वाला हूँ। तो व्यापारिक समूह और व्यापार का इतिहास जो है वो 18वीं सदी के अंत में ही शुरू हो गया था। यानी भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर ही, 18वीं शताब्दी के अंत में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, अब होता क्या था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि भारत से ओपियम, ओपियम होता है अफीम, अफीम आपको पता ही है, एक ड्रग है एक तरह का। तो वो अफीम जो है वो भारत में उगता था, और वो कहाँ भी जाता था? चाइना में। चाइना में लोगों को बहुत अफीम की एक लत थी, आप कह सकते हो। ठीक है, और ये जो अफीम है उसके बदले में चाइना, जो ब्रिटेन है ना, या ब्रिटिश है, ब्रिटिश सरकार जो है, उनको मिलता था टी, चाय। और वो चाय जो है वो अपने इंग्लैंड लेकर जाते थे। तो ये सिस्टम हुआ करता था। ठीक है जी, ओके। बट है ना, इस व्यापार का फायदा है ना कहीं हमारे भारत के व्यापारियों ने भी उठाया। ठीक है, भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं उन पैसों से इंडिया के अंदर फैक्ट्रियाँ खोलना उन्होंने शुरू करा। ठीक है, जैसे कि एक हमारे बंगाल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, बंगाल में जो द्वारकानाथ टैगोर थे, उन्होंने चीन के साथ व्यापार में अपना भाग्य बनाया, और जो पैसे आए उससे इंडिया के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट करी। बॉम्बे के अंदर जो हमारे कुछ पारसी लोग थे, एक तो है दिनशो पैटेट, और एक जमशेद जी टाटा। अगर आपने जमशेद जी टाटा का नाम नहीं सुना तो सुनो समझ रहे हो, पूरा देश टाटा के नाम पे चल रहा है एक तरह से, है ना, बहुत बड़ा रोल है उनका। तो ये कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडिया के औद्योगिक समाज में अपना बिल्कुल विशाल एक औद्योगिक साम्राज्य बनाया था भारत के अंदर, है ना।
आपको पता है टाटा स्टील हो गई, टाटा मोटर्स, पता नहीं टाटा की क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये अभी से नहीं, बहुत पहले से एस्टेब्लिश हो गया था, अंग्रेज़ों के टाइम में इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया था, ठीक है? और हमारे एक मारवाड़ी व्यवसायी है, जिनका नाम है सेठ हुकुमचंद। 1917 के अंदर उन्होंने कोलकाता के अंदर पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना करी थी। अब आप बोलोगे सर जी ये तो गलत बोल रहे हो आप। अभी-अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बंगाल के अंदर लगाई गई थी पहली जूट मिल 1855 में, और अभी-अभी आप बोल रहे हो कि सर 1917 में लगाई गई थी। तो सर गलत पढ़ा रहे हो आप। सही पढ़ा रहा हूँ, सुनो। 1855 के अंदर जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो लगाई थी अंग्रेज ने। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन की। तो जो सेठ हुकुमचंद थे उन्होंने 1917 के अंदर पहली कोलकाता के अंदर जो जूट मिल लगाई थी ना, वो पहली भारतीय जूट मिल थी, किसी इंडियन ने स्टार्ट करी थी। ठीक है जी? ओके। तो ये जो बड़े-बड़े जो आप कह सकते हो कि जो फैक्ट्री वगैरह खुल रही थी, ठीक है? उससे यहाँ जो बिज़नेस वगैरह हो रहा था, उससे हमारे जो उद्यमी थे, बिज़नेसमैन थे, उनको फ़ायदा हो रहा था। चाहे वो किसी भी देश के साथ ट्रेड हो, उससे इंडियन को फ़ायदा हो रहा था, और उससे अलग-अलग कारखाने, अलग-अलग फैक्ट्री वगैरह को स्थापित कर रहे थे। ठीक है जी? आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उद्यमियों का नाम बताओ जिन्होंने फैक्ट्री वगैरह शुरू करी, तो ये जो रेड में दिख रहा है वही लिख देना आपको, ठीक है? अब बात ये आती है कि इनके पास पैसे कहाँ से आए? ये बात मैं थोड़ी बहुत हिंट दे चुका हूँ आपको कि हमारे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे उनके पास पैसे कैसे आए? जैसा कि हम बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर जी की बात करें, तो उन्होंने क्या किया था, चाइना के साथ जो व्यापार होता था ना, उससे उन्होंने भाग्य अपनाया। वहाँ से जो पैसा है उन्होंने वहाँ से फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करी। तो पैसा ऐसे ही आता था हमारे पास। पूँजी अन्य व्यापार नेटवर्कों के माध्यम से जमा हुई थी, ठीक है? तो अलग-अलग देशों के साथ जो व्यापार होता था ना, उससे जो पैसा आता था, उससे फैक्ट्रियाँ वगैरह स्टार्ट करी थी हमारे इंडियन बिज़नेसमैन ने, इंडियन व्यापारी ने। एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जैसे मद्रास के कुछ व्यापारी थे, उन्होंने बर्मा बर्मा यानी आज जो है वो हमारा म्यांमार है। तो बर्मा वगैरह के व्यापारी के साथ वो व्यापार करते थे, और मध्य पूर्व जो हमारे गल्फ़ कंट्री है उनके साथ, और पूर्वी अफ्रीका के साथ जो है उनके संबंध वगैरह थे, व्यापारिक संबंध थे, और जो व्यापार से पैसा आता था उनसे उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करी थी। तो मतलब पूँजी एक तो अलग-अलग देशों से व्यापार करने के साथ आई, ठीक है? लेकिन आपको पता ही है कि हमारे भारत के अंदर जो अंग्रेज थे ना, उनका पूरा का पूरा राज चलता था, ठीक है? तो दिक्कत ये थी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे देशों से जो व्यापार करते थे ना, उसी से हमारा फ़ायदा हो पाता था। क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये ब्रिटिशर थे ना, बड़े दिमाग चलाते थे। क्या कहा उन्होंने, देखो, उनको पता था कि इंडिया में अगर कोई चीज़ बनाकर कोई बंदा अगर ब्रिटेन भेजेगा ना, तो ब्रिटेन के लोग उसकी चीज़ें खरीदेंगे और इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। तो इन्होंने ये बोला कि इंडिया से कोई भी चीज़ जो है, बनी-बनाई चीज़ जो है, वो ब्रिटेन के अंदर नहीं आएगी, और सिर्फ़ वही चीज़ आएगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और वो भी पता है कौन-कौन सी चीज़ें मँगाते थे? कच्ची चीज़ें। कच्ची चीज़ों का मतलब कोई बनी-बनाई चीज़ नहीं मँगवाते थे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैं पहले तो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन औपनिवेशिक शक्ति के कारण भारतीयों को निर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया था। मतलब बनी-बनाई चीज़ें हम यूरोप में नहीं भेज सकते थे, और उन्हें ज़्यादातर कच्चा माल और खाद्यान्न, खाने की चीज़ें, कच्चा कपास हो गया, अफ़ीम वगैरह हो गया, इंडिगो वगैरह को निर्यात करना पड़ता था, जिसकी आवश्यकता अंग्रेज़ों की थी, है ना? मतलब जो अंग्रेज़ों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हम वही एक्सपोर्ट कर सकते थे, अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है जी? उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय कुछ जो प्रबंधकीय जो एजेंसियाँ थी, मतलब होता क्या था मैं आपको बताता हूँ, कि भारत के अंदर है ना, बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो है वो एजेंसियाँ होती थी, भारत के अंदर, वो अंग्रेज़ों की थी, यूरोपियन एजेंसियाँ थी वो, ठीक है? यूरोपियन प्रबंधीय एजेंसियाँ थी। ये क्या करती थी, ये बेसिकली पैसा कलेक्ट करती थी। किससे पैसा कलेक्ट करती थी? इंडियन से, ध्यान से सुनना। ये इंडियन बिज़नेसमैन से पैसा कलेक्ट करती थी, फैक्ट्री, कंपनी वगैरह लगाती थी, और कंपनी अभी मैं बताऊँगा, वो एजेंसियों के नाम भी बताऊँगा, और ये कंपनियाँ लगाती थी, और जो भी डिसीज़न होता था ना, वो लेती थी, ठीक है? इसका मतलब वो जो एजेंसी थी ना, वो काम करती थी। मेन डिसीजन जो था वो एजेंसी वगैरह लेती थी, पैसा इंडियन का लगा होता था। समझ गए ना, गेम समझ गए ना आप? ठीक है? जैसे कि चलो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए, और मैं कुछ वो प्रबंधीय कंपनियों का नाम ले लूँ, जैसे हिगलर्स एंड कंपनी, ठीक है? एंड्रयू यूल की कंपनी, और जो हमारा जॉर्डीन स्किनर था, उनकी कंपनी है। कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? और ये क्या करती थी कंपनियाँ? यह कंपनियाँ पूँजी जुटाती थी, किससे पूँजी जुटाती थी? इंडियन से पूँजी जुटाती थी। संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगाती थी, मतलब पैसा इकट्ठा करके कंपनी लगाती थी, और उनका प्रबंधन सँभालती थी, मतलब मैनेज करती थी उनको। ठीक है? ज़्यादातर मामलों में जो भारतीय वित्त पोषक होते थे ना, यानी जो फाइनेंसर होते थे, वही पैसे देते थे। मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन जो बिज़नेसमैन थे ना, वो पैसे देते थे इन कंपनियों को। और ये कंपनी पैसे को इकट्ठा करके वो कंपनियाँ लगाती थी, मतलब ये जो एजेंसियों को पैसे देते थे हमारे इंडियन बिज़नेसमैन, और वो जो एजेंसियाँ हैं, ये उस पैसों से क्या करती थी, कंपनियाँ वगैरह एस्टेब्लिश करती थी, और जो भी डिसीजन होते थे ना, वो खुद लेती थी। तो ये लिखा है ना कि व्यवसाय से संबंधित जो भी फैसले होते थे, वो यूरोपीय एजेंसियाँ ही लेती थी। ओके जी? चलो, तो यानी 2 चीज़ें हमें समझ आ गई। क्या-क्या चीज़ समझ आ गई हमें कि उद्योग
की स्थापना कैसे हुई? हमारे बड़े-बड़े इंडियन के बिज़नेसमैन ने स्टार्ट करी थी। कैसे स्टार्ट करी थी? जब वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, अंग्रेज़ों को छोड़कर जिन भी देशों के साथ ट्रेड करते थे, तो उससे जो उनको फ़ायदा होता था, उनसे उन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना शुरू किया। ठीक है जी। पूँजी कहाँ से आती? ये भी मैंने आपको बता ही दिया। दूसरे देशों से जो व्यापार होता था, उसी से जो है, जो भी फ़ायदा होता था ना, उसी उसी का फ़ायदा जो है उठाकर हमारे इंडियन बिज़नेसमैन जो है एजेंसियों को पैसे देते थे और वो एजेंसियाँ कंपनियाँ वगैरह लगाती थी। नेक्स्ट चीज़ है कि मिलों में काम करने, अब हम ये देखेंगे कि मिलों में काम करने कौन आया था? ऑब्वियस सी बात है, वर्कर आए थे, है ना? तो मिलों में तो वर्कर ही काम करते थे, बट हम ये देखेंगे कि वर्कर आस-पास के एरिया से आते थे या दूर-दूर के एरिया से आते थे और उनको जॉब पे कब रखा जाता था, कौन रखता था जॉब पे? उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? बट पहले तो मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना मैं आपको एमसीक्यू दूँगा यहाँ पर, ठीक है जी? मतलब एक तरह से एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह ही होगा, ये समझ लेना, ताकि आपकी अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाए। और देखो, वीडियो बनाकर अगर मैं आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछूँगा तो टाइम लग जाएगा, ताकि मैं यहाँ पर सीधा ऑप्शन दे दूँगा। ये टेलीग्राम में एक अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन जैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, जैसे मैं कम्युनिटी टैब पे पूछ लेता हूँ, कभी-कभार क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 ऑप्शन दे देता हूँ, कोई भी क्लिक करोगे आंसर मार्क हो जाएगा। तो वैसे एमसीक्यू यहाँ पर पूछूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेन पॉइंट स्टडी 10th, ठीक है? और बाकी नोट्स वगैरह के लिए, इस चैप्टर के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो। डायरेक्टली गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पर जाना, हर एक चैप्टर अपलोड कर रखा है आपके लिए, उसके चैप्टर के नोट्स हिंदी में, उसके एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं और उसके पीवाईक्यूज़ अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? देखो, एक चीज़ अगर आप इस वीडियो पे आए हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपने फर्स्ट के 3 पार्ट भी देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि मेन पॉइंट स्टडी से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखो, ये कोई, मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कोई बड़ाई कर रहा हूँ अपने लिए, बट बच्चे, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए नोट्स बनाने में, ठीक है? आप आपको लग रहा होगा कि नोट्स बनाने में मेरे को आधा 1 घंटा लगा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं हर एक बुक की हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पढ़ता हूँ आपके लिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, कुछ होते हैं जो 15 मिनट की वीडियो बना देते हैं और बोलते हैं पूरा चैप्टर कवर है और कुछ भी कवर नहीं होता। मैं टाइम लेता हूँ, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाता हूँ। मेरे को पता है इससे मेरे को दिक्कत भी आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यार ये तो बड़ा चैप्टर कर दिया इन्होंने। बट मेन मोटिव आपको अच्छे मार्क्स दिलाना होता है। इसलिए सारी चीज़ें बहुत बहुत ही बहुत मतलब बेसिक से स्टार्ट करके सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? तो वैसे मैं बता दूँ, मेन पॉइंट स्टडी पे आप जाओगे तो कोई पैकेज, कोई कुछ नहीं है। डायरेक्टली जाके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ दे रखी है डायरेक्टली, ठीक है? और सारे नोट्स की क्वालिटी आपको पता ही है, तभी आप ये 4th पार्ट देख रहे हो, ठीक है? तो आपको मिल जाएँगे डायरेक्टली। हाँ, अभी ये जैसे ये वाला पार्ट है, 4th पार्ट, अभी मैं इसकी पीडीएफ वगैरह वेबसाइट पे अपलोड करूँगा, टाइम वगैरह लग सकता है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, शायद मैं यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दूँ, ठीक है? और एमसीक्यू तो यहाँ पर पूछूँगा ही। और जैसे मैंने बताया कि मैंने पे वगैरह नहीं इसलिए नहीं रखा ताकि हर बच्चे की हेल्प हो, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के, हर एक बच्चे की हेल्प हो। ऐसा ना हो कि जो बच्चे पे नहीं कर सकते नोट्स के लिए, उनकी हेल्प ना हो, है ना? तो मोटिव यही रहता है कि सबकी हेल्प हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं रखी। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे-जैसे मैं इसमें नोट्स अपलोड करता हूँ ना, वैसे-वैसे इसकी जो कॉस्ट है ना वेबसाइट की, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? अभी नहीं तो बाद में, शायद आपके जूनियर जब आएँगे तब शायद मेरे को बहुत दिक्कत आने वाली है, और उस समय मेरे पास जब कोई चारा नहीं रहेगा, कुछ भी चारा नहीं रहेगा, तो शायद मेरे को इस पे प्राइस टैग लगाना पड़े, ठीक है? तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है, थोड़ा बहुत अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, तो वेबसाइट पे जाओगे, कंट्रीब्यूटर्स के बटन पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पर मेरा पेटीएम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? और देखो, मैं ये बात सिर्फ़ उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जो बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, आप अच्छे नंबर लाओ, ठीक है? सबसे बड़ा सपोर्ट होगा मेरे लिए वो। और अगर इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करना चाहते हो, जब वेबसाइट पे आओ आप नोट्स डाउनलोड करने, तो जो भी ऐड दे रखी होगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और हाँ, ऐसे मैंने बताया, मेन पॉइंट स्टडी पे कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस एक ही है बस। क्या? ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के बेल आइकन दबा देना और एक लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? अगर अच्छी लगे तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि कमेंट पढ़ के बहुत मोटिवेशन आती है। जो पूरे दिन जो मैं नोट्स लिखता हूँ ना, टाइप करता हूँ हाथों से, वो पूरा का पूरा एक सफल हो जाता है कि हाँ जी, मेहनत सफल हुई। बच्चे जो हैं खुश हैं, ठीक है? चलो जी। और बाकी हमारे डिफरेंट-डिफरेंट चैनल है। अगर लाइव वगैरह क्वेश्चन एग्जाम टाइम में मैं अपने भरत कुमार खोरवाल वाले ब्लॉगिंग चैनल पे बताऊँगा, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो यहीं पर डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट टैग का सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, ठीक है? तो जैसे कि अभी मेन पॉइंट टैग पे भी 21,000 हुए हैं, 21,000 से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मेन पॉइंट टैग पे जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग-अलग वीडियो, कि आप लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, ठीक है जी? और भी बहुत सारी वीडियो जो है मैं यहाँ पर बनाते रहता हूँ। वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो,
वेबसाइट पे ऐड वगैरह कैसे लगा सकते हो, मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग, अपनी यूट्यूब अर्निंग भी मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, मंथली अर्निंग भी शो कर रखी है ना, बिल्कुल लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर। तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी आप, मोटिवेट भी होगे और खुद भी अर्न करने की कोशिश करोगे। और ऐसा नहीं है बच्चे करते नहीं है, आपसे छोटी एज के बच्चे भी बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, मेरे से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, स्टार्ट करो चैनल, ठीक है। आओ मेन पॉइंट टैग पे वीडियो वगैरह देखो, फ़ायदा उठाओ, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। बट फ़ायदा ज़रूर उठाना है हर एक वीडियो का। चलो, और बाकी ये मेन गेमिंग और ये यूनिक वर्ल्ड है, मन करे तो कर लेना सब्सक्राइब, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मजदूर कहाँ से आए, ठीक है। पहली बात तो जैसे आपको पता है कि हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। अब फैक्ट्री लगाई है तो मजदूर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। 1901 में ना भारतीय कारखानों के अंदर 5,84,000 कर्मचारी थे, मजदूर थे, जो कि 1946 में बढ़कर 24,36,000 हो गए, यानी 24,36,000 हो गए। ऑब्वियसली बात है, जो मजदूर थे वो बढ़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि मजदूर बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं से तो वर्कर आ रहे होंगे। अब वो वर्कर कहाँ से आ रहे थे उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मजदूर कहाँ से आ रहे थे। मैं आपको बताऊं, मजदूर है ना ज़्यादातर, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास के जो गाँव होते थे ना वहीं से मजदूर आते थे, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो बॉम्बे है 1911 के अंदर, जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री है ना, उसके आसपास के जो रत्नागिरी का गाँव है, विलेज है, वहाँ पर पड़ोसी जो जिले हैं वहाँ से ही श्रमिक आकर हमारे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में काम किया करते थे, ठीक है। और एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो कानपुर के अंदर उद्योग वगैरह थे ना, वहाँ पर भी जो अधिकांश हमारे वो थे ना श्रमिक, यानी हमारे जो मजदूर थे, वो कानपुर के जिले के पास के गाँव से ही आते थे, ओके। और ये जो हमारे कारीगर थे, या मैं कहूँ हमारे जो मजदूर थे, वो कभी गाँव से शहर और शहर से गाँव आते जाते रहते थे। अच्छा क्यों? मान लो वो शहर काम करने के लिए गए, उसके बाद मान लो फसल काटने का टाइम आ गया, क्योंकि वो गाँव में खेती वगैरह भी करते थे, तो फसल काटने का टाइम आ गया, तब दोबारा से गाँव में चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, तो वो उनका गाँव में खेत भी था, ठीक है। तो वो ना कभी-कभार चेंज करता रहता था, मतलब गाँव के, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जब फसल काटने का टाइम आता था तो वो चला जाता था गाँव के अंदर, विलेज के अंदर, तो ऐसे ही होता था, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या करते थे, पुराने टाइम में भी हमारे जो वो लेबर हुआ करते थे, हमारे जो वर्कर हुआ करते थे, जब भी कोई फेस्टिवल आता था, त्योहार वगैरह आता था, फसल काटने का टाइम आता था, वो गाँव चले जाते थे, फिर दोबारा से शहर में आ जाते थे, उद्यम में काम करने लग जाते थे, ठीक है। और जैसे-जैसे ये जो रोज़गार की न्यूज़ है ना, वो तेज़ी से फैलती गई ना, वैसे-वैसे लंबी-लंबी दूरी पर यात्रा करने लगे हमारे मज़दूर, मतलब दूर-दूर जाने लगे जॉब की तलाश में, ठीक है। देखो फैक्ट्री जो है वो बढ़ रही थी, फैक्ट्री जो है पहले 2 फैक्ट्रियाँ थी, तो अब 4 फैक्ट्रियाँ लग रही थी। बट फिर भी जो नौकरियों को पाना है ना, इतना आसान नहीं होता था। मैं बताता हूँ क्यों आसान नहीं होता था। फैक्ट्री का जो मालिक होता था ना, वो बड़ा होता था शक्की। जैसे ये फैक्ट्री है, मैं समझाता हूँ। ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो मालिक होता था ये बहुत होता है शक्की। ये शक्की का मतलब ये है कि किसी को भी रखता नहीं था। ये सोच ले कि यार फैक्ट्री में कोई माल उठा के चला जाए, चोरी वगैरह हो जाए, है ना, नए पर्सन को। तो ये क्या करता था, ये एक पर्सन को अपने जॉब पे रख लेता था। ये एक पर्सन को कॉन्टैक्ट करता था जो होता था जॉबर। जॉबर ज़्यादातर है ना फैक्ट्रियों के अंदर जो पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी या मजदूर होता था ना, उसको कहते थे जॉबर। तो अब देखो, जो व्यापारी है, यानी जिसकी फैक्ट्री, उसको पूरा भरोसा है कि यार ये तो पुराना है, ये तो झूठ बोलेगा ही नहीं, ये तो बढ़िया लोगों को लेकर आएगा। ये उनके पास जाता था और बोलता था कि आप अपने गाँव से लोगों को पकड़ के लाओ, जो कि बढ़िया हो, ईमानदार हो, बढ़िया काम करे। तो ये जो हमारा जो जॉबर है, वो क्या करता था, अपने गाँव से लोगों को लेकर आता था, और वो ऑब्वियस सी बात है, जो भरोसा देता था, उनको काम का भरोसा देता था। गाँव में, शहर में बसने में, फैक्ट्री के पास बसने में उनकी मदद करता था, उनको जॉब वगैरह दिलवाता था, ठीक है। और अगर उनको को जो गाँव के लोग हैं, जब वो शहरों में आके काम करते थे और उनको पैसे की दिक्कत आती थी, तो पैसे की मदद भी करता था, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो इतना ताकतवर है वो बंदा, क्योंकि वो लोगों को जॉब दिला रहा है, तो बातचीत तो उसकी महँगी होगी ही होगी। तो इसीलिए जो हमारा जॉबर था, वो ताकतवर भी था और मजबूत व्यक्ति माना बन गया था, मतलब कोई फालतू नहीं बोलता था उससे, ठीक है। आप कैसे उस बंदे से फालतू बोलोगे जिसने आपको जॉब दिलाई है ना? तो कोई दूसरा वर्कर उसे फालतू नहीं बोलता था, ठीक है। बाद में जॉबर मदद के लिए पैसे वगैरह और तोहफे वगैरह की माँग करने लगा। कोई बंदा आता था, मज़दूर आता था कि जी जॉबर के पास कि जी हमें ले चलो आपके फैक्ट्री के अंदर काम दिलवा दो। तो कहता भाई वो रखो, गिफ्ट रखो यहाँ पर पहले, ठीक है, पैसे चाहिए, फिर दिलाएँगे जॉब आपको, है ना? तो मज़दूरों की जो ज़िंदगी है एक तरह से नियंत्रित करने लगा था वो, कोई से फालतू नहीं बोलता था हमारे जॉबर से, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, औद्योगिक विकास का अनूठापन। अब हमारे भारत के अंदर जो औद्योगिक विकास हो रहा था, नई-नई फैक्ट्री आ रही थी, उसमें ना बहुत अनूठापन था, बहुत अलग बात थी। अब क्या अलग बात थी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो यूरोपीय एजेंसियाँ थी ना, यूरोपीय प्रबंधन जो एजेंसियाँ थी, वो क्या करती थी कि भारत के अंदर वो व्यापार वगैरह करती थी। मैंने आपको बताया था ना, इंडियन जो बिज़नेसमैन होते थे, वो इन एजेंसियों को पैसा देते थे और ये एजेंसियाँ फैक्ट्री वगैरह लगाती थी, ठीक है। पैसे तो सिर्फ़ इंडियन लगाते थे, बट फैक्ट्री में जो भी मेन-मेन डिसीज़न होते थे, वो ये यूरोपीय एजेंसियाँ लेती थी।
तो ये यूरोपीय एजेंसियाँ ना ये सिर्फ़ कुछ ही चीज़ों पर फ़ोकस करती थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तो चाहती थी कि हमारा फ़ायदा हो, ये तो इंडियन का कोई फ़ायदा नहीं चाहती थी। तो ये ना उन वही-वही चीज़ें बनाती थी जिनसे उनका फ़ायदा हो, जैसे चाय, यूरोप में बहुत बिकती थी, कॉफ़ी यूरोप में बहुत बिकती थी, खनन, नील की खेती, जूट, ये सारी की सारी चीज़ें से उनका फ़ायदा होता था, तो यही उगवाते थे वो, ठीक है? और अधिकांश जो उत्पाद है ना, मुख्य रूप से निर्यात व्यापार के लिए आवश्यक थे, ना कि भारत में बिक्री के लिए। मतलब जो चीज़ें ये उगवाते थे ना ये यूरोपीय एजेंसियाँ, ये जो चाय, कॉफ़ी, ये इंडिया में नहीं बेची जाती थी, ये यूरोप में भेज दी जाती थी, बेची जाती थी यूरोप के अंदर, ठीक है जी? 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर में बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। देखो, एक बात हमारे इंडियन बिज़नेसमैन को क्लियर हो गई थी कि जी बात ऐसी है, ये जो अंग्रेज के हम गुलाम थे उस समय, तो हमारे इंडियन समझ गए थे कि जी अंग्रेज़ों से पंगा लेना है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो हमारे इंडियन ने सोचा कि हम वो चीज़ नहीं बनाएँगे जो कि अंग्रेज़ बनाते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, फिर बाद में वो बोलेंगे कि जी नहीं ये भी बंद करो, क्योंकि पहले भी देखा था हमने कि वो बंद करवा देते थे काम, है ना? आपको पता है ना वो सूरत वगैरह के पोर्ट बंद करवा दिए थे उन्होंने, तो मैंने कहा हमारे समझदार हो गए थे हमारे वो व्यापारी भी, उन्होंने सोचा यार क्यों इनसे पंगा लेना, सरदर्दी है, मत्थेमारी है, छोड़ो अपना अलग करेंगे, किसी चीज़ का बिज़नेस करेंगे, ठीक है? तो हम क्या किया, हमारे भारत के जो बिज़नेसमैन थे उन्होंने क्या किया, सूती मील के जो कपड़े थे वो नहीं बनाए हमने, क्योंकि वो अंग्रेज भी बनाते थे। हमने मोटे धागे का उत्पादन करना शुरू किया। हम बनाते थे धागा, और उस धागे को हम इंडिया के अंदर ही बेचते थे, जो बुनकर होते थे उनको दे देते थे, है ना? या उसको चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। चाइना में क्यों एक्सपोर्ट करते थे? क्यों? क्योंकि यूरोप में एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे। अंग्रेजों ने मना कर रखा था कि भारत से कोई भी जो चीज़ है बनी बनाई नहीं जाएगी। यूरोप के अंदर नहीं जाएगी, जाएगी तो कच्चा माल जाएगा, ठीक है? और कुछ कच्चा माल, हाँ, कुछ धागे जो हैं वो ब्रिटेन में चले जाते थे, बट मैक्सिमम जो धागा है या तो चाइना एक्सपोर्ट करा जाता था या भारत में ही किसी बुनकर को दे दिया जाता था। तो हम अंग्रेज़ों से पंगा लेना नहीं चाहते थे। कई अंग्रेज़ बोले कि यार तुम भी धागा बना रहे हो, फिर हमारे ब्रिटेन में भेज रहे हो, तो ऐसा मत्थमारी अपन को चाहिए ही नहीं थी। ठीक है जी? तो ये करते थे हम। बट 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के पहले दशक में कई बदलावों ने औद्योगिकरण के पैटर्न को प्रभावित किया। अब क्या परिवर्तन आए उसको देखो। ठीक है जी? चलो, वैसे ये वाला पॉइंट मेरे को नीचे लिखना चाहिए था, बट अगर मैं नीचे लिखता तो ये पेज से बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये आगे कर दिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये समझना। ठीक है जी? पॉइंट क्या है कि जैसे ही स्वदेशी आंदोलन, अब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि भारत के अंदर ना स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। अब अगर आपने चैप्टर नंबर 2 जो है, पार्ट 2 जो है, वो भारत में राष्ट्रवाद है, वो वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमने एक आंदोलन शुरू किया था, क्या नाम था? असहयोग आंदोलन, जिसमें हमने अंग्रेजों के कपड़े को बॉयकॉट करना शुरू किया था। है ना? अंग्रेजों के कपड़ों को जलाया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। तो वही आंदोलन जो है ना भारत में शुरू हो गया था। अब वो आंदोलन जो शुरू हो गया था, तो ब्रिटिशरों के कपड़े कोई खरीदता नहीं था। ठीक है? तो कोई भी उद्योगपति जो होता है ना, वो ब्रिटिशों के कपड़े नहीं खरीदता था, और सरकार को ये ब्रिटिश सरकार को हमारे जो उद्योगपति थे ना, सबने साथ में आकर ये बोला कि आप टैरिफ संरक्षण दो। यानी आप टैक्स वगैरह लगाओ, सीधा बोलूँ तो टैक्स वगैरह लगाओ। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन से जो कपड़ा भारत के अंदर बनकर आता था ना, वो होता था 10 रुपए का। और ब्रिटिश सरकार है ना, अपने ब्रिटेन के कपड़े पे कोई टैक्स नहीं लगाती थी, तो वो ब्रिटेन में 10 रुपए, भारत में आकर 10 रुपए का ही बिकता था। मतलब ब्रिटेन में 10 रुपए का बना और यहाँ पर 10 रुपए का ही बिकता था। बट हमारे भारत के अंदर वो 20 रुपए का, हमारे भारत के जो लोग हैं वो 20 रुपए का कपड़ा बनाते थे। तो फायदा किसका होगा? कौन खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है, हम ब्रिटेन के कपड़े खरीदेंगे, मशीन से बने हुए सस्ते होते थे कपड़े, वो खरीदेंगे। तो इससे हमारे उद्योगपति को, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको बहुत घाटा होता था। तो उन्होंने कहा जी हम तो, बात ऐसी है कि आप है ना जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं उन पे भी टैक्स लगाओ, उनको भी 20 रुपए का करो, तब कंपटीशन इक्वल होगा। तो ये हमने बोलना शुरू किया, और हमने ये भी बोला कि हमें कुछ और भी जो है वो संरक्षण वगैरह दो, है ना? अब ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब उसी के साथ में अभी-अभी मैंने क्या बताया, हमारे इंडियन जो बिज़नेसमैन है वो ज़्यादातर पैसा कैसे कमाते थे? वो ज़्यादातर पैसा कमाते थे चीन में धागा बेचकर। अब आप एक चीज़ सुनो, हमारा है ना चीन से बिज़नेस हो गया खराब। कैसे खराब हो गया? चीन के अंदर जो बिज़नेसमैन थे ना, जो कपड़ा बनाते थे, उन्होंने क्या किया, इतना कपड़ा बनाया, चाइना और जापान के लोगों ने इतना कपड़ा बनाया कि चाइनीज़ जो है मार्केट के अंदर चाइनीज़ कपड़ा भर गया। इंडियन कपड़ा कोई खरीदने को राज़ी नहीं, थोड़ा-सा महँगा भी होता था, ठीक है? तो जो हमारे चाइना के अंदर है ना, कोई भी इंडिया का धागा नहीं खरीदता था, क्योंकि हम धागा ही बेचते थे चाइना के अंदर। तो धागा नहीं खरीदता था, तो हमने स्टार्टिंग में सोचा चलो कपड़ा भेज कर देखते हैं। तो हमने क्या किया, धागे के उत्पादन की जगह कपड़े का उत्पादन पे स्थानांतरित हो गए। तो यानी हमने चाइना के अंदर कपड़ा भेजना शुरू किया।
ठीक है। पर हाँ, ऑब्वियसली उससे थोड़ा-सा लॉस हुआ हमारा, क्योंकि पहले धागा बेचते थे ना, जब चाइना और जापान के लोग कपड़ा नहीं बनाते थे ना, तो हमें फ़ायदा होता था। बट हमारा नुकसान हुआ इससे, क्योंकि हम कपड़ा बेचते थे तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाता था। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है, हमारे इंडियन बिज़नेस का बिल्कुल ऊपर चला गया, बिल्कुल रॉकेट की तरह। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? तो 20वीं सदी की शुरुआत में, अब 20वीं सदी कब शुरू होती है ना, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये आपने सही बताया ना दोस्त, आपको दिल से हार्ट है, ठीक है? मतलब क्लिक करके तो हार्ट आपको दूंगा ही दूंगा, एक दिल से भी हार्ट है, मतलब ये पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है? तो 20वीं सदी की शुरुआत में आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया था, प्रथम विश्व युद्ध आ गया था। और ब्रिटेन जो है ना, जो हमारा ब्रिटिश है, वो पूरा का पूरा लड़ाई में व्यस्त हो गया था। तो वो लड़ाई में व्यस्त हो गया, तो वो क्या करता था, ब्रिटेन के अंदर जो भी फैक्ट्रियां थी ना, जो पहले कपड़ा बनाकर इंडिया भेजती थी, तो ब्रिटेन की सरकार ने बोला वो फैक्ट्रियां बंद करो, और वहां पर अब बनेंगे हथियार, वहां पर बनेंगे अब आर्मी के कपड़े, वहां पर बनेंगे आर्मी के लिए जूते, ये सारी की सारी चीजें बनेगी। तो यानी जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियां जो पहले इंडिया के अंदर कपड़ा भेजती थी, वो अब उन्होंने भेजना बंद कर दिया। अब इससे इंडियन को फायदा हुआ होगा, इंडियन बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन कपड़े भेज नहीं रहा, और इंडिया के लोगों को कपड़े की जरूरत है, और वो कौन कपड़ा कहाँ से लाएगा वो कपड़ा? तो इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, और इंडिया के लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि ब्रिटेन भेज नहीं रहा था। अच्छा, ये तो हुआ ही हुआ, इससे एक और चीज हुई जिससे और ज्यादा फायदा हुआ। और ज्यादा फायदा क्या हुआ? अब है ना, ब्रिटेन की सरकार हमारे पास आई, इंडियन बिजनेसमैन के पास आई, कहती देखो बात ऐसी है कि हमारी चल रही है लड़ाई। हमने बोला हाँ जी चल रही है, फिर और बताओ क्या चीज, क्या मतलब क्या दिक्कत है, फिर लड़ाई हो रही है तो हम क्या करें? तो उन्होंने बोला देखो, लड़ाई हो रही है और हमको चाहिए जी जूते, हमको चाहिए जी तंबू, हमको चाहिए चमड़े के जूते, हमें चाहिए वर्दी, हमें चाहिए सेना के लिए कपड़ा, हमें चाहिए जूट बैग, ठीक है? हमें खच्चर की काठी चाहिए, काठी का मतलब वो जो घोड़े के पैर के नीचे नहीं लगाते, है ना, वो लोहे का, वो चाहिए अपने को। और तो हमने क्या कि हम क्या करें फिर? उन्होंने बोला आप बनाओ। तो इंडियन ने बोला हमारा क्या फ़ायदा है? तो उसने बोला कि ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे बोला आप बनाओ, हम खरीदेंगे, हम देंगे आपको पैसे। तो मतलब देखो, इंडिया के बिजनेसमैन की चट भी हो गई पट भी, मतलब चट भी मेरी और पट भी मेरी। एक तरफ तो कपड़े का बिजनेस चल गया इंडिया के बिजनेसमैन का, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन कपड़ा भेज नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार खुद बोल रही कि आप चीजें बनाओ हमारे लिए, हम खरीदेंगे। तो मतलब दोनों तरफ से इंडिया के बिजनेसमैन को फायदा हुआ। और इससे क्या हुआ, लोगों मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने लगी। अब ऑब्वियस सी बात है, नई नई फैक्ट्रियां खुलने लगी कि हाँ जी ब्रिटेन को देंगे जो उसको चाहिए। मतलब लड़ाई से हम फायदा उठा रहे थे, एक तरह से उठाने भी चाहिए, अंग्रेजों ने बहुत उठाया हमारा। वैसे बता दूं, लड़ाई से हमारा फायदा नहीं नुकसान भी हुआ है। हमारे बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने शहीदी दी है, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए वो। तो नई नई फैक्ट्रियां लगाई गई, और जो पुरानी फैक्ट्रियां थी ना, उसके अंदर बहुत सारे जो वर्कर थे ना, शिफ्ट में काम करते, सुबह शाम काम में लगे रहते थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें लड़ाई के लिए चाहिए होती थी ब्रिटिशर को, है ना? तो बहुत जो उत्पादन था उसमें बहुत उछाल आ गई। ओके जी। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन, अच्छा अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर वैसे आपको पता ही है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे ब्रिटेन में व्यापार में फायदा हुआ है नुकसान हुआ? बड़ा सिंपल आंसर, आप बोलोगे सर नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटेन का पहले जो इंडिया के अंदर कपड़े बेचता था वो खत्म, ठीक है, लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर उनकी इकोनॉमी भी खराब हो गई होगी, है ना? लड़ाई में सारा पैसा लगा दिया तो पैसा कहाँ से आ रहा होगा? दूसरी तरफ सर, जो लड़ाई में लगे हुए थे सारे को, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा उठा नहीं पा रहे थे, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी कपड़े की, उसमें व्यापार में, कपड़े के सिस्टम में, कपड़ा बनाने में, है ना, तो बाकी देश जो लड़ाई में नहीं थे, जैसे जर्मनी हो गया, है ना, ये जापान, उन्होंने फायदा उठाया होगा, है ना? तो यही बात हुई। बात ऐसी हुई कि युद्ध के बाद है ना, जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर यानी ब्रिटेन कह लो सीधा, क्योंकि मैनचेस्टर ब्रिटेन में ही पड़ता है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी ना, या ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो कभी भी भारत बाजार में अपनी पुरानी स्थिति को फिर से हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अब इंडिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उसने पूरी मार्केट को कवर कर लिया। अब मतलब जहां भी आप देखो इंडिया का ही कपड़ा मिलता है, तो वो दोबारा से कभी ब्रिटिश अपनी मार्केट दोबारा से स्टैब्लिश नहीं कर पाई, अपना दोबारा से रुतबा नहीं बना पाई। दूसरी तरफ क्या हुआ, अमेरिका, जर्मनी, जापान के अंदर आधुनिकीकरण हुए, उससे भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया हमारा ब्रिटेन। और साथ ही में ब्रिटेन की लड़ाई की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो भी चरमरा गई, है ना? और ऊपर से जो ब्रिटेन है ना, दूसरी कंट्री के अंदर जो अपना कपास उत्पादन भेजता था वो भी खत्म हो गया था, लड़ाई में वो बंद कर दिया था। तो फिर दोबारा से जब उन्होंने बोला कि हाँ जी हम भेजें, तो सारे देशों ने मना कर दिया कि नहीं जी, हमने अपना देख लिया है, अब आप भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? अब उनके लिए देखो, जैसे पहले क्या होता था, ब्रिटेन इंडिया के अंदर कपड़े बेचता था, है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने भेजना बंद कर दिया, है ना? तो हमारे इंडियन बिजनेसमैन ने वो कपड़ा खुद बना के बेचना शुरू कर दिया।
अब जब दोबारा से ब्रिटेन ने कहा लड़ाई के बाद कि जी हम दोबारा कपड़ा भेजें, तो इंडिया के जो लोग थे, वो जो है वो हमारे भारतीय बने हुए कपड़े जो है पहनने लग गए थे और उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसलिए बेसिकली बिज़नेस चौपट हो गया था एक तरह से ब्रिटेन का, ठीक है? औपनिवेशिक के भीतर स्थानीय उद्योगपति ने विदेशी निर्माताओं की जगह धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वही बात बता रखा है कि जो अंग्रेज सरकार थी, उसका जो आप कह सकते हो डोमिनेंस था ना, है ना? वो धीरे-धीरे कम हो गया और हमारे जो इंडियन है, उनका डोमिनेंस धीरे-धीरे बढ़ गया व्यापार में, ठीक है? जगह ले ली एक तरह से हमारे भारतीय उद्योगपतियों ने ब्रिटिश उद्योगपति की, ठीक है? उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो इसलिए उपनिवेश लिखा हुआ है। चलो, अब आपसे क्वेश्चन है कि अब देखो ये बात तो हमें पता चल गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई, भारत के अंदर भी बनाई, ब्रिटिश में भी भेजी। बट आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई गई थी ना, वो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बनाई गई थी, वो बहुत छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में बनाई गई थी, ठीक है? जो छोटी-छोटी फैक्ट्री होती थी, लोग घरों में प्रोडक्शन करते थे। मतलब जैसे मैं समझाता हूँ, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री थी ना, उसमें सिर्फ 5% लोग ही या 5% मजदूर ही काम करते थे और 1931 के अंदर देखें तो 10%। बाकी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था ना, वो लोग अपने घरों से कर रहे थे। मतलब घरों से करते थे और है ना, आप अगर घर के पास से गुजर भी जाओ ना, तब आपको पता भी नहीं चलता था क्योंकि वो घरों के अंदर काम करते थे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो जिस गली से आप अभी-अभी निकले हो, वहाँ पर लाखों के कपड़े बन रहे थे। मतलब समझ रहे हो ना, ज़्यादातर जो काम होता था, वो लोगों के घरों से ही होता था, फैक्ट्रियों से नहीं हो रहा था। ओके जी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसी वजह से हुआ कि बहुत सारे तकनीकी चेंज आ गए थे, बहुत सारे तकनीकी जो है परिवर्तन वगैरह आ गए थे, तकनीक में परिवर्तन आ रहे थे। जैसे कि एक एक फ्लाई शटल है, फ्लाई शटल एक मशीन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है एक फ्लाई शटल है। इससे क्या होता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है और बहुत जल्दी बनाया जाता है। और जब ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई, ये फ्लाई शटल वाली टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई, तो हमने जल्दी-जल्दी कपड़ा बनाया और जल्दी-जल्दी कपड़ा बनाया और ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी इस मशीन को चलाने के लिए, ठीक है? तो मतलब इससे हमारा फ़ायदा हुआ, ओके? इसी वजह से जो लोग हैं ना, अपने घरों में बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर पा रहे थे। बट मैं आपको बता दूँ कि जो घरों के अंदर जो जो प्रोडक्शन हुआ करता था ना, जो बुनकर बुनकर जो होते हैं, जो कपड़ा बनाने वाले जो बुनकर होते थे ना, वो भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, उसका आंसर बताना। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो पॉज़ करना क्योंकि मैं बिल्कुल उसके बाद आंसर भी बताऊँगा। क्वेश्चन ये है, अच्छा पहले तो मैं ये भी बता देता हूँ, 20वीं जो शताब्दी है वो 1901 से लेकर 2000 तक रहती है। ठीक है? बच्चे बोलते हैं कि सर आप वीडियो में ही आंसर बता दिया करो, तो पहले तो ये वाला जो ऊपर पूछा था उसका। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि जो हमारे बुनकर होते थे ना, वो 2 प्रकार के होते थे। एक बुनकर जो अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे, एक बुनकर जो गरीबों के लिए कपड़े बनाते थे। अब आप मेरे को ये बताओ कि दोनों में से किस बुनकर की हालत अच्छी थी और किस बुनकर की हालत खराब थी? ठीक है? चलो मैं आंसर बता रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। आंसर सही हुआ तो फिर लाइक तो है ही है। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जो बुनकर है ना, जो अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे उनका फ़ायदा होता था। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे को तो गलत लग रहा है। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि गरीबों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। गरीबों को बहुत ज़्यादा कपड़ा बेच सकते थे, है ना? और अमीर बहुत कम थे तो उनके कम प कपड़े बिकते थे। आप ये लॉजिक लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं था। बात पता है क्या थी? हमारे भारत में गरीब बहुत थे। ये बात सही है, गरीब बहुत थे, बट दिक्कत ये थी जो गरीब थे ना, तो हमारे उस समय भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती थी, फेमाइन आती रहती थी, है ना? और बारिश नहीं आती थी, फसल खराब हो जाना, है ना? ड्रॉट आ जाना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, ये प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो गरीब का खाने के लिए नहीं होता था तो नए कपड़े क्या खरीदेगा? तो इसलिए जो बुनकर गरीब लोगों के लिए कपड़े बनाते थे ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहता था। बट जो बुनकर अमीरों के लिए कपड़े बनाते थे ना, वो हमेशा प्रॉफिट में रहते थे। क्यों? देखो, चाहे फसल खराब हो, चाहे दुनिया उजड़ जाए, चाहे लोग मर रहे हों, गरीब लोग मर रहे हों, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो नए कपड़े खरीदेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो ना? तो यही है जो बेसिकली अमीर के लिए कपड़े बनाते थे ना, वो जो अमीर के लिए कपड़े बनाते थे बुनकर, वो हमेशा प्रॉफ़िट में रहते थे क्योंकि जब गरीब भूखे थे, तब भी अमीर इन्हें खरीदते थे। किसे? कपड़ों को खरीदते थे, कपड़े को खरीदते थे, इसलिए उनका फ़ायदा होता था। चलो, लास्ट टॉपिक देख रहे हैं हम चैप्टर का, दैट इज़ वस्तुओं का बाज़ार। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। बात ऐसी है कि चीज़ों को बेचने के लिए ना उस समय क्या किया जाता था, एडवर्टाइज़मेंट करी जाती थी, विज्ञापन दिए जाते थे। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप ऐड चली हो, ऐड वगैरह चली हो, कोई ना कोई ऐड वगैरह चली होगी। तो ये क्या है, विज्ञापन है। बस उस समय तो यूट्यूब था नहीं, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, तो क्या होता था, उस समय होता था जी पेपर एडवर्टीज़मेंट, ठीक है? पेपर पे, विज्ञापन पे पोस्टर वगैरह लगाए जाते थे या कपड़े पे ही लिख दिया जाता था कुछ, जिससे एडवर्टाइज़मेंट हो जाती थी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ,
जो अंग्रेज थे बड़े तेज थे, तो वो क्या करते थे अपने कपड़े पर लिख देते मेड इन मैनचेस्टर। जिससे क्या होता था कि इंडियन को लगता था ये तो मैनचेस्टर, ओ हो ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा है, ये तो महंगी बातचीत है, ये तो इम्पोर्टेड कपड़ा है। तो एक तरह से ये भी एक तरह का विज्ञापन है। तो कुछ व्यापारी ये करते थे, ब्रिटेन के ये करते थे। कुछ और क्या करते थे, भगवान की मूर्तियां वगैरह है ना, देखो मेड इन मैनचेस्टर का तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ जो है वो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पिक्चर बनाते थे, भारतीय देवी देवताओं की छवियां वगैरह दिखाया दिखाया करते थे, है ना। कैलेंडर वगैरह भी भारत में, भारत के जो कैलेंडर होते थे उसमें भी आज भी देखोगे ना, जो भारत के अंदर जो भी कैलेंडर वगैरह बिकते हैं ना, उसमें कोई ना कोई कंपनी का वो होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है ना। सब में नहीं होता बट कुछ कुछ कैलेंडर में होता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका एडवर्टाइजमेंट का। तो ये भी किया जाता था, भारतीय देवी देवताओं की छवियां बनाई जाती थी ताकि लोग उससे कोरिलेट कर पाए। कुछ क्या करते थे, राजाओं वगैरह की, नवाबों वगैरह की भी फोटो लगाते थे, ताकि वो उनका ये कहना था बेसिकली कि आप अगर राजा की रिस्पेक्ट करते हो तो आप इस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और हमारे इंडियन भी कम नहीं थे, हमारे जो देसी थे ना, हमारे इंडियन जो लोग थे, हमारे इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, वो तो भैया साहब अपने कपड़े पे लिख देते थे, मतलब अपने ये दिखाते थे कि जी आप अगर भारत को सपोर्ट करते हो, आप अगर हमें सपोर्ट करते हो तो ये चीज़ें आपको खरीदनी है। ऐसा, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये नीचे एक देखो फोटो दिख रही होगी आपको। ये, हाँ आप देखो, ये शायद है ना मराठी लिखी हुई है, ठीक है जी। मेरे को क्लियर नहीं है बट इसमें लिखा है हिंदुस्तान नामा, हिंदुस्तान माँ बनेली माल, मतलब हिंदुस्तान में बना हुआ माल है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में बना हुआ। यहाँ पर एक देवी दिखा रखी है, भारत माता दिखा रखी है, जो चीज़ें दे रही है, कपड़ा दे रही है। तो ये राष्ट्रवादी का एक तरीका है दिखाने का कि भारत माता है, कपड़े दे रही है, और आप अगर भारत से प्यार करते हो, मिट्टी से प्यार करते हो, देश से प्यार करते हो, तो इसे खरीदो। ये राजा की पिक्चर लगाई गई है, हमारे भगवान जी की, कृष्ण जी की पिक्चर लगाई गई है, ठीक है। ये है क्या कि बेबी वेल, ये कुछ प्रोडक्ट है, ये कैलेंडर वगैरह दे रखा है, वाटर कैलेंडर है ये, ठीक है। ग्रे वाटर कैलेंडर है जो कि एमवी ने बनवाया था, इमेज बाय द कृष्णा मोस्ट। हमारे भगवान जी हैं, जो बेबी प्रोडक्ट है उन पे हमारी कृष्ण जी की फोटो लगाई गई है। और यहाँ पर एक राजा की फोटो है, ये मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर लिखी हुई है। ये जो राजा है, राजा रणजीत सिंह है, शेरे पंजाब इनको बोला जाता है। तो इनका भी यूज़ किया गया था चीज़ें प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। चलो, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और बाकी ये जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे को एक दो दिन का अगर टाइम दोगे तो मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आप बिल्कुल अपलोड होने के एक दो दिन बाद देख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा टाइम बाद देख रहे हो ना, तो डोंट वरी, आप डायरेक्टली वेबसाइट चेक करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मेन पॉइंट स्टडी हो गया, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। बाकी ये गेमिंग चैनल है और यूनिक वर्ल्ड है, मन करे तो देख लेना। और बाकी जो नोट्स है उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बाकी फीस भरना मत भूलना, पता है ना। लाइक करना है, कमेंट करना है प्यारा सा बढ़िया सा, अगर अच्छी लगे तो। और अगर कोई कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और जो भी चीज़ हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।